पदाधिकारी जो निर्वाची पदाधिकारी हैं किसी के हस्ताक्षर को पहली बार देख रहे हैं तो इस बात का वो आकलन कैसे कर लेते हैं कि ये हस्ताक्षर जो है संदेहास्पद है और आप हस्ताक्षर की हमें चेकिंग करें। आज देवेंद्र नाथ महतो जी का गिरफ्तारी हो गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनाव लड़ने के लिए जब कोई चुनावी मैदान में नामांकन दाखिल करने जा रहा है उस वक्त आप लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। मेरा कहना ये साफ कहना चाह रही है कि जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में पूरा कार्रवाई हो रहा है और प्रस्तावक को बुलाया गया है, अगर मान लेते हैं कि प्रस्तावक को कोई किडनैप कर लेता है या किसी तरह का दबाव दे करके उसको रोक दिया जाता है, तब क्या होगा? नामांकन रद्द होगा कि नहीं होगा? देखिए, एक स्थिति ये है कि चूंकि हमारे उसमें एक प्रस्तावक जयराम महतो जी का नॉमिनेशन 100% एक्सेप्ट किया जाएगा, उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं। सचिव हैं, 3 बजे रात में उनके घर के दरवाजा को तोड़ा गया और कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए बोकारो की पुलिस उनको पकड़ करके ले गई। क्या वो हमारे साथी कोई आतंकवादी हैं? क्या वो झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? यही उनका गुना? बलात्कारी घूम रहे हैं झारखंड में, इतने बलात्कारी, माफिया, गुंडा, मवाली, भ्रष्टाचारी, करप्ट, IAS IPS यहाँ के नेता सारे लोग घूम रहे हैं खुलेआम, उनको आप अरेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो नौजवान लोग छात्रों के हक की बात, गरीबों के हक की बात, झारखंडियों की बात, जमीन बचाने की बात, मुआवजा की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, गांव घर से लीडरशिप निकालने की बात कर रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। दिखाई पड़ेगा। हमारे 4 साथियों को जेल भेज दिया गया, पार्टी के केंद्रीय महासचिव को जेल भेज दिया गया, आपके केंद्रीय अध्यक्ष जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं उनको जेल भेज दिया गया, हमारे जो मेन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनको जेल भेजने की कोशिश की गई। आज देवेंद्र नाथ महतो जी को पकड़कर जेल में भेज। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। झारखंड में आप देखेंगे तो साजिशों का माहौल है, लगातार साजिशों का बाजार गर्म है, क्योंकि जब से JLKM ने ये फैसला लिया है कि अब नॉमिनेशन लेंगे और जैसे ही टाइगर जयराम जी का नॉमिनेशन होता है वैसे ही आप देखेंगे पूरी शक्तियाँ लगा दी है, चाहे वो बाहरी तत्व हो, चाहे वो आपके जितने भी पार्टी हो, जितने नेता हो, तमाम लोग JLKM JB केसेस को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। आप देखेंगे एक बड़ी घटना घटती है झारखंड में, एक बड़ा इतिहास पहले बनता है कि पहली बार एक निर्दलीय के नामांकन में 1.5 लाख से ऊपर लोग पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो एक निर्दलीय के लिए वहां पे साजिश रचा जाता है और टाइगर जयराम जी को गिरफ्तार करने का एक भरसक कोशिश किया जाता है। आज 4 तारीख है और 4 तारीख में भी तुरंत ही JB केसेस का अगला देवेंद्र नाथ महतो रांची के प्रत्याशी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। टाइगर जयराम जी कब पहुंचेंगे, कब बाहर आएंगे, क्या लग रहा है उनका नॉमिनेशन रद्द होगा? हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हजारीबाग के प्रत्याशी संजय मेहता जी हमारे साथ हैं, तो इनका नॉमिनेशन सफल हुआ या नहीं सफल हुआ, या तमाम गतिविधि पर कितना नज़र बनाए हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है, कैसी तैयारी है, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको जोहार। बहुत आपको भी जोहार है, आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार है और झारखंड नवनिर्माण के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। आपने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, तो क्या लग रहा है, एक्सेप्टेड हो गया है? जी बिल्कुल, मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसमें कोई भी वैसी त्रुटियां नहीं थी। आज ही उसका स्क्रूटनी हुआ है और आज इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी ऑफिशियली वो शो कर दिया गया है कि मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्टेड है। और आपके साथ साथ और कितने प्रत्याशियों का JB केसेस का एक्सेप्टेड हो गया है? आपने देखा होगा कि दामोदर हांसदा जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका एक्सेप्ट हुआ है, चतरा के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका एक्सेप्ट हुआ है। और जहां पर जिस जोन में है, चूँकि क्या है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख उसके अगले दिन होता है स्क्रूटनी, तो स्क्रूटनी के दिन ही ऑफिशियली ये बात अनाउंस किया जाता है कि कितने लोगों का नॉमिनेशन सफल हुआ। तो 7 तारीख को स्क्रूटनी है आपके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का, तो उस दिन ये पता चल जाएगा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का नॉमिनेशन सफल हुआ। बिल्कुल तो सफल होगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से 1 तारीख की जो घटना घटती है और आज 4 तारीख, आज फिर से JLKM के एक और प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टाइगर जी का उस दिन तो गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश लगता है पर वो नहीं गिरफ्तार कर पाते हैं, पर आज देवेंद्र नाथ महतो जी का गिरफ्तारी हो गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनाव लड़ने के लिए जब कोई चुनावी मैदान में नामांकन दाखिल करने जा रहा है उस वक्त आप लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। मेरा कहना ये साफ तौर पर है कि अगर किसी के ऊपर कोई मामला चल रहा था तो अचानक से सिर्फ नामांकन के दिन ही ये सारी प्रक्रिया में इतनी तीव्रता क्यों आती है? इससे पहले आप सब कहाँ थे? हम कानून की कार्रवाई का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। अगर कोई एक्यूज्ड है, किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट का कोई आदेश है, उस पर आप बिल्कुल कार्रवाई करिए। हमारा विरोध, हमारी आपत्ति इस बात को लेकर के कि आपकी जो टाइमिंग है, आपका जो इंटेंशन है वो गलत है। जब कोई लोकतंत्र में भागीदार बनने जा रहा है, आपने देखा होगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के तमाम जो हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं राज्यों के, सबको एक गाइडलाइन जारी किया था
और उसमें साफ तौर पर कहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, मार्च महीने की मैं बात बता रहा हूँ, इसी मार्च 2024 की, कि चुनाव में सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ड्यूटी है। समान अवसर सुनिश्चित करने का मतलब है कि किसी पर एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर हमारे पार्टी के नेता पर कोई एफआईआर दर्ज है तो तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज है, और उन लोगों पर ही उतनी ही तीव्रता से वारंट जारी करते हुए, उतनी ही तीव्रता से कार्रवाई करते हुए उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी जेल भेजा जाए। तो जब आप लेवल जो है आप अप एंड डाउन कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड को किसी के लिए एक पक्षीय बना रहे हैं, किसी के लिए भारी बना रहे हैं, किसी के लिए आसान बना रहे हैं, जब कोई बैटल ग्राउंड में जा रहा है तो उसके लिए आप समान अवसर सुनिश्चित करिए। लड़ने के लिए जब योग्यता ये है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, तो उसमें हमारा नाम दर्ज है, लेकिन आप जैसे ही नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो आपको तमाम कानूनी प्रक्रिया और पचड़ों में फंसा करके आपके लिए बैटल ग्राउंड को हार्ड कर दिया जाता है और दूसरे के लिए आसान कर दिया जाता है। हमारा सवाल इसी बात को लेकर के है कि अगर लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने का सबको अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, तो जो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, किसी पर एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये एक पक्षीय कार्रवाई हमें बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हुई तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हम लोग पत्र लिखेंगे कि झारखंड में इस तरीके के हालात हैं, और तमाम जो भी ऑब्जर्वर हैं, जो भी आरओ हैं, जो यहाँ के झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन तक ये सूचना हम लोग पहुँचाएंगे। क्या लग रहा है, ये साजिश रचा जा रहा है या फिर चुनाव आयोग से भी कोई तरह का कोई दबाव, प्रेशर पर ये काम किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अगर प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो आपको एक साजिश दिखाई पड़ेगा। हमारे 4 साथियों को जेल भेज दिया गया, पार्टी के केंद्रीय महासचिव को जेल भेज दिया गया, आपके केंद्रीय अध्यक्ष जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं उनको जेल भेज दिया गया, हमारे जो मेन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनको जेल भेजने की कोशिश की गई। आज देवेंद्र नाथ महतो जी को पकड़कर जेल में भेज दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सारी कार्रवाई जेबी केसेस के हमारे ही नेताओं के साथ क्यों? क्या भाजपा में सारे लोग दूध के धुले बैठे हैं, उनके पास एफआईआर नहीं है? उनके एफिडेविट को चेक किया जाए, उनमें कितने एफआईआर दर्ज हैं? कांग्रेस के नेताओं पर कितने एफआईआर दर्ज हैं? जेएमएम के नेताओं पर कितने एफआईआर दर्ज हैं? आजसू के नेताओं पर कितने एफआईआर दर्ज हैं? और तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं पर कितने एफआईआर दर्ज हैं? उनके एफिडेविट को भी एक बार चेक किया जाए। सिर्फ ये एक पक्षीय कार्रवाई सिर्फ जेबी केसेस के लोगों पर क्यों किया जा रहा है, इस पर हमारी आपत्ति है। जिस तरह से देखा जाए तो जयराम जी का नॉमिनेशन का आप देखेंगे तो एक और नोटिस आता है, आज उनके घर में एक नोटिस चिपकाया जाता है। आज तक हमको लग रहा है कि अभी तक किसी भी प्रत्याशी में ऐसा नहीं देखा गया है, पर टाइगर जयराम जी के घर के बाहर में आज एक नोटिस है, वो भी आप देखे होंगे कि वो उसमें लिखा गया है कि उनका जो प्रस्तावक है वो उनका सिग्नेचर डाउटफुल है, संदेहास्पद है। ये बताइए क्या है? नहीं, इस पर मैं अपना जवाब स्पष्ट रूप से देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जब प्रस्तावक अपना हस्ताक्षर करते हैं तो प्रस्तावक बिल्कुल अपनी सहमति से उस पर हस्ताक्षर करेगा, जो उनका हस्ताक्षर होगा वही करेगा। और ये बहुत साधारण सी समझने वाली बात है कि 3 साल से कोई व्यक्ति सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो और जब वो चुनावी राजनीति में जा रहे हैं तो अपने ही आवेदन के साथ, अपने ही नामांकन प्रपत्र के साथ ऐसा मजाक तो वो नहीं कर सकते हैं कि किसी का हस्ताक्षर गलत लेंगे। और जो भी व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है, तो जब वोट करने की जो अर्हता है 18 साल है, तो 18 साल से ऊपर व्यक्ति माइनर भी नहीं होता है, और जो व्यक्ति माइनर नहीं है इसका मतलब अपनी सहमति से उसने उस पर हस्ताक्षर किया है। तो जब ये सारा हस्ताक्षर वैलिड है और कोई पदाधिकारी जो निर्वाची पदाधिकारी हैं किसी के हस्ताक्षर को पहली बार देख रहे हैं, तो इस बात का वो आकलन कैसे कर लेते हैं कि ये हस्ताक्षर जो है संदेहास्पद है और आप हस्ताक्षर की हमें चेकिंग कराइए। और मेरा एक सवाल ये है कि अगर किसी भी पदाधिकारी को ऐसा लगता है कि पहले सेट में हस्ताक्षर है, दूसरे सेट में मैच नहीं कर रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि आम तौर पर ऐसे स्थितियों में ये माना जाता है कि जो हस्ताक्षर है उसी प्रस्तावक का है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का नियम है कि जो 10 प्रस्तावक है वही अलग अलग सेट में भी प्रस्तावक रह सकते हैं, और नहीं तो आप अलग अलग प्रस्तावक भी दे सकते हैं। तो ये नोटिस देकर के बुलाने की जहाँ तक बात है, ये चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है। अगर आरओ को ऐसा कुछ महसूस हुआ, क्योंकि उनको कानूनी अधिकार है, अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ तो उन्होंने नोटिस दिया है, लेकिन हम लोगों ने अपना चौथा सेट भी जमा कर दिया है। तो अगर ये मनसा होगी ही कि वो रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर 3 सेट रिजेक्ट भी होगा तो चौथा सेट अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो नॉमिनेशन एक्सेप्टेड माना जाता है। और एक बात कि कभी भी एफिडेविट में अगर कोई त्रुटि है उसके आधार पर नॉमिनेशन कभी रिजेक्ट नहीं होता है। नॉमिनेशन के रिजेक्शन का आधार सिर्फ यही है कि आपके प्रस्तावक का हस्ताक्षर गलत हो सकता है, उसका मतदाता का भाग और क्रमांक संख्या अगर गलत है, या फिर जो हमारे कैंडिडेट हैं उसका भाग और क्रमांक संख्या जिस मतदाता सूची में दर्ज है वो गलत है, तो है कि आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। अदरवाइज नॉमिनेशन रद्द होने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो पूरे अगर स्थिति का आकलन करते हैं, देखते हैं,
तो जयराम महतो जी का नॉमिनेशन 100% एक्सेप्ट किया जाएगा। उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो रांची के नगड़ी थाने में मामला चल रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। तो तमाम दर्शकों को, झारखंड के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ये साफ तौर पर नियम है कि जो व्यक्ति दोषी है, कन्विक्टेड है अदालत के द्वारा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और जो सिर्फ एक्यूज्ड है, सिर्फ आरोपी है, कोर्ट में ये बात साबित नहीं हुई है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो हमारे टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, किसी पर आरोप गठित नहीं हुआ है, किसी में आरोप तय नहीं हुआ है। इसलिए टाइगर जयराम महतो जी चुनाव लड़ने के योग्य हैं और उनके आवेदन को रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं। आप लोग भ्रम की स्थिति में मत रहिए। टाइगर जयराम महतो जी गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी होंगे और जीतेंगे और बहुत ही मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे। ये आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। झारखंड की जनता ये जानना चाह रही है कि जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में पूरा कार्रवाई हो रहा है और प्रस्तावक को बुलाया गया है, अगर मान लेते हैं कि प्रस्तावक को कोई किडनैप कर लेता है या किसी तरह का दबाव दे करके उसको रोक दिया जाता है, तब क्या होगा? नामांकन रद्द होगा कि नहीं होगा? देखिए, एक स्थिति ये है कि चूंकि हमारे उसमें एक प्रस्तावक जेल चले गए हैं, अब 10 की अगर शारीरिक उपस्थिति की बात करेंगे तो 10 के 10 शारीरिक उपस्थिति इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि एक उसमें जेल में है। तो इसलिए ने चौथे सेट में हम लोगों ने प्रस्तावक को बदल दिया है। अब चूंकि हम अगर वहां पर प्रस्तावकों को उपस्थित नहीं कर पाते हैं तो वो कह रहे हैं कि आपके सिग्नेचर पे हमें संदेह है। तो 3 के 3 सेट में सिग्नेचर गलत नहीं होगा, हो सकता है किसी एक सेट में गलत हो, तो ठीक है, एक सेट को आप अगर रिजेक्ट करेंगे तो हमारा 2 सेट एक्सेप्ट करेंगे, फिर हमारा तीसरा सेट है। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जब आप 4 सेट देते हैं तो कोई एक सेट भी अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्टेड है। अगर 3 रिजेक्ट हो गया तो भी आप प्रत्याशी होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि 4 का 4 एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अपना हजारीबाग में दाखिल किया तो मेरे 4 के 4 एक्सेप्ट हो गए, लेकिन अगर मेरे 3 रिजेक्ट हो गए होते और एक ही एक्सेप्ट होता तो भी मैं प्रत्याशी होता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जब एक एक्सेप्ट हो जाता है तो वो नामांकन की प्रक्रिया के बाद वो प्रत्याशी हो जाते हैं। तो जयराम महतो जी प्रत्याशी रहेंगे, उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करने का कोई आधार है ही नहीं। ये बात को मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। जिस तरह से देखा जाए तो पूरे झारखंड में एक माहौल बन गया है कि टाइगर जयराम जी अंडरग्राउंड चल रहे हैं, तो कब तक? लगातार झारखंड की जनता ये जानना चाहती है कि कब तक वो बाहर आएंगे और इन चीजों को फिर से स्पीड और अच्छे से आगे ले जाएंगे। नहीं, अंडरग्राउंड होने की कोई बात नहीं, ऐसे शब्दों पर मुझे आपत्ति है। आप देखे होंगे कि नामांकन के बाद जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई, तो ये एक बहुत सारी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अब किसी भी तरीके से नामांकन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से पूरा करना है। तो नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, फॉर्म वगैरह भरने के लिए वो लगातार अपना फॉर्म वगैरह भर रहे थे और उसी प्रक्रिया में वो लगे हुए थे। ऐसी कुछ व्यस्तता थी और हमारा कुछ जो कानूनी राहत का बात है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। उसके बाद वो तुरंत आ जाएंगे सबके समक्ष, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी वो सबके समक्ष ही हैं, लेकिन हो सकता है मीडिया से थोड़े दूर हों, सोशल मीडिया से दूर हों। तो सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया ही जीवन नहीं है, उसके अलावा भी जीवन है। चुनाव लड़ते हैं तो बहुत गंभीरता की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको कॉन्फिडेंशियल रखने की भी ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि गोपनीयता इसलिए उन्होंने बरता है ताकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा कर लिया जाए। उसके बाद फिर वो चुनावी मैदान में आएंगे और फिर पूर्व की तरह वो दहाड़ेंगे। क्या लग रहा है, बेल की प्रक्रिया चल रही है टाइगर जयराम जी का? कानून से जो भी राहत लेने की बात है, जो भी प्रक्रिया है, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी और हमारे जो भी साथी जेल चले गए हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए हम लोग जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से आज जो कार्रवाई हुआ देवेंद्र नाथ महतो पर, क्या लग रहा है? और अगला कोई टारगेट संजय मेहता हो सकते हैं या फिर और कोई बड़े स्टार प्रचारक भी हो सकते हैं? देखिए, कानून जो है वो रूल ऑफ लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, विधि का शासन की बात करते हैं, हम लोग अदालत का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, रूल ऑफ लॉ हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पर इस बात का विरोध करते हैं कि रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका उदाहरण सिर्फ हम ही को बनाएंगे। दुनिया में इतने बलात्कारी घूम रहे हैं, झारखंड में इतने बलात्कारी, माफिया, गुंडा, मवाली, भ्रष्टाचारी, करप्ट, IAS, IPS, यहाँ के नेता सारे लोग घूम रहे हैं खुलेआम, उनको आप अरेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो नौजवान लोग छात्रों के हक की बात, गरीबों के हक की बात, झारखंडियों की बात, ज़मीन बचाने की बात, मुआवजा की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, गांव घर से लीडरशिप निकालने की बात कर रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति होगी तो आक्रोश तो पनपेगा और ये आक्रोश आपको दिखाई देगा कि 20 तारीख को हजारीबाग में EVM में बटन जब दबेगा तो सिर्फ झारखंडियों के नाम पर दबेगा। 25 तारीख को जब गिरिडीह में दबेगा, रांची में दबेगा तो सिर्फ झारखंडियत के नाम पर दबेगा। और 4 जून को जो परिणाम आएगा वो अप्रत्याशित परिणाम होगा और ये देखने को मिलेगा कि साधारण नौजवानों ने बड़े बड़े राजनीति के सुरमाओं को पटखनी देकर के एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संजय जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है, आप लोग एकदम प्रचार प्रसार में जिस तरह से पहले थे, 1 तारीख से पहले देख रहे थे कि एकदम सोशल मीडिया में एकदम
हर जगह एकदम आप ही लोग का चर्चा चल रहा था, हर जगह वीडियोज आते थे, रील्स आते थे, पर एकदम अचानक जयराम जी की गिरफ्तारी के बाद ये थोड़ा सा थम सा गया। नहीं, इसका कारण बिल्कुल नहीं थमा है। मैं लगातार चुनाव प्रचार में हूँ। अभी भी आप देखिए, मैं चुनाव प्रचार के ही रास्ते में जा रहा हूँ। आपने रास्ते में रोक करके इंटरव्यू लिया है और लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। मैं लगातार लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। स्थितियाँ थोड़ी विकट है, सब कुछ देखना पड़ रहा है। इसी बीच चुनाव प्रचार भी देखना है, 10 दिन बचा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी चुनाव चिन्ह आएगा, उसको लोगों तक पहुँचाना है। हजारीबाग लोकसभा में 19,35,000 मतदाता हैं। अब 19,35,000 मतदाता को 10 दिन में अपना चुनाव चिन्ह पहुँचाना है। हम लोगों का चुनाव चिन्ह ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव चिन्ह लोग 10 साल से जान रहे हैं। तो हमारे समक्ष चैलेंज ज़्यादा है। क्या है? चुनाव चिन्ह 10 दिन में 19 लाख लोगों तक, 20 लाख लोगों तक पहुँचाना है। अपने साथियों को जेल से निकालना है, हमारे अध्यक्ष जी को बचाना है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं, तमाम हमारे समक्ष चुनौतियां हैं। केस देखो, मुकदमा देखो, कोर्ट कचहरी देखो, जनता के बीच जाओ, सभा को परमिशन कराओ। साधारण लोगों के लिए राजनीति बहुत मुश्किल चीज़ है सर, इस बात को समझिए। ये जितने लोग हैं ना, माफिया गुंडे मवाली लोग जो स्थापित नेता अपने आप को कहते हैं, इन लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए हम लोग कि इन लोग आखिर ऐसा क्या जादुई शक्ति है कि एक आवाज़ में 20 लाख 15 लाख की भीड़ जुटाते हैं, 5 लाख की भीड़ जुटाते हैं, पूरे झारखंडी एकजुट हो जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लोग विचलित हुए हैं। बोकारो में देखिए 1-1.5 लाख की भीड़ थी। हमारे नामांकन की सभा में हजारीबाग में आपने देखा, वहाँ भी 20-30 हज़ार की भीड़ थी। और ये सारी भीड़ जो आ रही है वो बिना किसी पैसे और पूंजी की आ रही है। और हम लोगों का पास कोई 5 तल्ला ऑफिस नहीं, ऐसे ही सड़कों पर इंटरव्यू देते हैं, ऐसे ही राजनीति करते हैं और पूरे झारखंड को हम लोगों ने हिला करके रखा है। ये बात अपने तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, झारखंड की जनता ने साथ दिया है, उसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या सरकार की परिपाटी कि जितने हमारे साथी हैं सबको जेल भेज रहे हैं। हमारे फरजान खान जो महासचिव हैं, 3 बजे रात में उनके घर के दरवाजा को तोड़ा गया और कॉलर पकड़ते हुए, घसीटते हुए बोकारो की पुलिस उनको पकड़ करके ले गई। क्या वो हमारे साथी कोई आतंकवादी हैं? क्या वो झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? यही उनका गुनाह है? इस तरीके से अगर पुलिस बर्बरता करेगी तो आने वाले वक्त में ये लड़के अगर सड़क पर आंदोलन करने के लिए निकलेंगे और राज्य की स्थितियां खराब होगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसे सवालों को आप लोगों को भी उठाइए और तमाम झारखंड के आम जनमानस को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई, पुलिसिया जुल्म, पुलिसिया बर्बरता झारखंड के अंदर चल रही है, हम तमाम नौजवानों के ऊपर ये बहुत गलत हो रहा है और इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं। जिस तरह से पूरा माहौल बना है, तो थोड़ा सा हम अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। एक संदेश दे दीजिए कि जयराम जी को लेकर के आज देवेंद्र नाथ जी गिरफ्तार हो गए हैं, कब तक ये सब सारे चीज़ों को ठीक हो जाएंगे? क्योंकि लगातार वो देख रहे हैं कि जयराम जी को सोशल मीडिया में हर दिन देखना चाह रहे थे, आदत सा बन गया था। तो आज उनका ना भाषण आ रहा है, ना उनका कोई आ रहा है, तो थोड़ा सा है। तो अंतिम संदेश झारखंड के लोगों को क्या? नहीं, झारखंड के तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब साधारण पृष्ठभूमि से कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा निकल करके राजनीति करता है तो स्थितियां इसी तरीके से विकट होती हैं। जो स्थापित लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, पूंजीवाद की राजनीति करते हैं, पैसे की राजनीति करते हैं, वो लोग हम लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ही साजिश के शिकार हमारे साथी हुए हैं। हमारे लिए स्थितियाँ थोड़ी विकट जरूर है, लेकिन हम लोगों ने हौसला नहीं हारा है। हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे। आप तमाम झारखंड वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से 3 साल में अपना साथ और आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम लोग ना झुकने वाले हैं और ना ही डिगने वाले हैं, हम लोग लगातार टिके रहेंगे और इस लड़ाई को मुकम्मल करके ही दम लेंगे। इस बात का भरोसा तमाम झारखंड के लोगों को देना चाहते हैं। ये थे हमारे हजारीबाग के प्रत्याशी, जेल कैंप के प्रत्याशी संजय मेहता जी। उनके विचारों को आप सुन रहे थे, तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया। दादा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, तमाम दर्शकों को शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।